अब इससे पहले वाली टॉप 10 वीडियो के अंदर मैंने बताया था उन रेसलर्स के बारे में जिन्हें दोनों साइड ही बहुत ज्यादा सक्सेस मिली थी, चाहे वो WWE हो या TNA। पर कुछ ऐसे रेसलर्स भी होते हैं जिन्हें बाहर तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है पर WWE में आकर वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग चैनल पे, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 रेसलर्स के बारे में जो कि बाहर तो बहुत ज्यादा फेमस रहे थे पर WWE में आकर वो बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हो गए थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें, और ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। और इसी के साथ इस लिस्ट की हम शुरुआत करते हैं द बिग पॉप अप स्कॉट स्टाइनर से। अब WCW के खत्म होने के बाद उनके जो बड़े स्टार्स थे उनको भी WWE ने साइन कर लिया था, और उन्हीं बिग स्टार में से एक थे स्कॉट स्टाइनर। और WCW के अंदर भाइयों ने बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, यहाँ तक कि WCW के अंदर उन्होंने कई सारी चैंपियनशिप्स भी जीती थी, यहाँ तक कि वो WCW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीते हैं। और जब वो WWE के अंदर आते हैं उस टाइम पर WWE उन्हें एक टॉप बेबी फेस बनाना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पर वो उन्हें ट्रिपल एच के साथ फ्यूड में डालना चाह रहे थे। पर प्रॉब्लम ये थी जो WCW के अंदर जो उन्हें सक्सेस मिली थी ना, वही सेम सक्सेस वो WWE के अंदर कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब WWE ने भाई उन्हें साल 2003 के अंदर मेन इवेंट के अंदर पुश दिया था और उन्हें ट्रिपल एच के साथ एक राइवलरी दी थी। पर भाई प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि स्कॉट स्टाइनर को ड्रॉप फुट नाम की एक बीमारी थी, जिसके कारण उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, और साथ ही साथ वो अपनी पीक पर नहीं थे जैसे कि वो एक टाइम पर WCW के अंदर होया करते थे। और फिर इसके कारण ही भाई उनके 2 मैचेस होते हैं ट्रिपल एच के साथ, जो कि बैक टू बैक पेपर व्यूज के अंदर हुए थे, जो कि रॉयल रंबल और नो वे आउट, और ये दोनों के दोनों भाई उस साल के सबसे बेकार मैच थे। और साथ ही साथ स्कॉट स्टाइनर इन दोनों मैचेस को हार गए थे। इसके बाद WWE ने डाउन द कार्ड ले आती है और धीरे धीरे करके WWE ने मिड कार्ड में डाल देती है, और फिर साल 2004 के अंदर उन्हें WWE से रिलीज भी कर देती है। और इसी के साथ नंबर 9 पर आती है कार्मा। कार्मा के पास भाई वो हर चीज थी जिसके कारण वो WWE के अंदर एक बिगर स्टार बन सकती थी, और वो WWE के अंदर जिस टाइम पर आई थी उनके पास वो सभी चीज थी कि वो वुमेन्स डिवीजन जो कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा लैग करती थी ना, उसे बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर सकती थी और बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर सकती थी। अब WWE के अंदर आने से पहले उन्होंने ROH और TNA के अंदर वर्क करा था, जहां पर उन्होंने वुमेन्स रेसलिंग सीन था उसको बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करा था। पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भाई WWE के साथ साइन कर लिया, और शुरुआती दिनों में तो WWE ने एक बढ़िया रेसलर, एक डोमिनेटिंग रेसलर की तरह बिल्ड करते थे। पर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस कर देती है, जिसके कारण वो WWE से 9 महीने के लिए छुट्टी ले लेती है। अब बात यार यहाँ पर ये है, देखो बेकी लिंच ने भी साल 2020 के अंदर लीव ली थी और फिर साल 2021 के अंदर वो वापस आती हैं। अब प्रॉब्लम यार यहाँ पर ये है कि कार्मा ने जितना टाइम उन्हें दिया गया था उससे ज्यादा वो WWE से छुट्टी मांग रही थी, और ये चीज भाई WWE के साथ जची नहीं। जिसके बाद साल 2012 वाली रॉयल रंबल के अंदर वो कंपीट करती हैं, और उसके बाद उन्हें WWE से रिलीज कर दिया जाता है। WWE के अंदर उन्होंने साल 2010 के टाइम पर साइन करा था और साल 2012 में उन्हें रिलीज कर दिया गया, और ये उनका इकलौता मैच था इस पूरी कंपनी के अंदर। इसी के साथ नंबर 8 पर आते हैं बफ बैगवेल। अगर कोई WCW को भाई बहुत ही शुरुआत से देखता आ रहा ना और कोई हार्डकोर रेसलिंग फैन है तो वो बफ बैगवेल को जरूर जानता होगा। पर WWE के अंदर भाई वो इतने बुरे तरीके से फ्लॉप कर गए कि WWE का एक टाइम पर ये प्लान था कि वो WCW को एज अ थर्ड ब्रांड लॉन्च करेंगे, पर फिर WWE ने इन सभी चीज को कैंसिल कर दिया था। अब जैसे कि यार मैंने बताया साल 2001 के अंदर WCW को WWE ने खरीद लिया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि जुलाई 2 वाली मंडे नाइट रॉ पर WWE ने मंडे नाइट रॉ में से 1 घंटा WCW के लिए दिया, जहां पर वो सब कुछ WCW का ऐसे सेटअप लगा दिया गया था, जहां पर बुकर टी का बफ बैगवेल के साथ मैच होता है जो कि WCW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था। अब प्रॉब्लम ये थी कि बफ बैगवेल यहाँ पर फ्लॉप कर जाते हैं, क्योंकि WCW के कैंसिल होने का और इन्वेजन वाले एंगल में फ्लॉप होने का कारण बफ बैगवेल ही थे। अब देखो भाई कई सारे WCW स्टार है जो कि WWE के अंदर टॉप स्टार बने थे, जैसे कि बुकर टी भी थे, और बफ बैगवेल के पास तो यार फिजिक भी इतनी तगड़ी थी। और उस टाइम पर भाई बात क्या है कि WWE खुद रेसलिंग को पहली प्रायोरिटी समझती थी, क्योंकि WWE के रोस्टर में उस टाइम पर कर्ट एंगल, क्रिस बेनो और एडी गुएरो इतनी कमाल के मैचेस डिलीवर कर रहे थे, और दूसरी तरफ बफ बैगवेल जिनका बस शरीर ऐसा बढ़िया है और उनके रेसलिंग स्किल्स इतनी कमाल की नहीं है, और उसी के कारण भाई ये मैच बिल्कुल ही फ्लॉप था। और साथ ही साथ उनका जो बैकस्टेज एटीट्यूड था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, और WWE के अंदर उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस के अंदर कंपीट करा था, जिसमें से एक तो डार्क मैच था, उसके बाद उन्हें कंपनी से रिलीज कर दिया गया था। इसी के साथ नंबर 7 पर आते हैं जेरी लिन। अब जैसे कि मैंने बफ बैगवेल के लिए कहा, अगर आप लोगों ने 90s के टाइम पर ECW को भी अच्छे से देखा है ना, तो आप लोग शायद इन्हें जानते होंगे, और ECW के अंदर ये कितने ज्यादा कमाल के थे, क्योंकि ECW के अंदर जो उनके RVD के साथ जो मैचेस थे ना भाई वो बहुत ही ज्यादा कमाल के थे, और अगर वो RVD के साथ भी मैचेस नहीं दे रहे ना तो वो बाकी रोस्टर के साथ भी बैंगर मैचेस डिलीवर करते थे। अब साल 2001 के टाइम की बात है जिस टाइम पर WWE ने
WCW को खरीद लिया था। उसी के साथ साथ उन्होंने ECW को भी खरीद लिया था और फिर WWE ने जेरी लिन को भी अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया था, पर वो यहाँ पर आकर भाई फ्लॉप हो जाते हैं। अब इसके पीछे एक छोटा सा कारण उनका बॉडी साइज भी था। अब देखो भाई, बेशक से चीजें उस टाइम पर थोड़ी बदल गई थी, पर माइंड सेट अभी भी वो 80s 70s के टाइम का था कि जो बड़ी सी जो बॉडी वाले रेसलर होते हैं ना, वो ही बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं। भाई उन्होंने WWE के अंदर कई सारे अच्छे मैचेस भी डिलीवर करे थे, पर इसके बावजूद भी WWE ने सिर्फ बी ग्रेड शोज के अंदर ही बुक करा करती थी, जैसे कि वेलोसिटी या हीट। और इसी के साथ साथ अपने WWE करियर के अंदर वो लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप को भी जीतते हैं। पर भाई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस चैंपियनशिप को कोई भी इतना भाव नहीं देता था, तो वो कुछ इतनी बड़ी अचीवमेंट थी नहीं। अब ECW के फॉर्मर सुपरस्टार RVD को भी WWE ने बहुत तगड़ा पुश दिया था, उन्हें एक मेन इवेंट स्टार बनाया था। पर बात यह है कि जेरी लिन को भाई उनकी तरह पुश नहीं दिया गया और उनका भी करियर बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकता था अगर WWE ने RVD के लेवल का समझती तो। फिर अपने WWE करियर के खत्म होने के बाद उनका जो मोस्टली रेसलिंग करियर था ना, वो TNA या ROH के अंदर ही बीता था। और इसी के साथ नंबर 6 पर आते हैं दी होमिसाइडल, दी सुसाइडल, दी जीनोसाइडल, डेथ डिफाइंग साबू। अब ये एक और ECW स्टार हैं जिनका ECW के अंदर बहुत ही बड़ा नाम था और ये ECW के कुछ बेस्ट हार्डकोर रेसलर्स में से एक है। अब बात यार यहाँ पर ये आती है कि ये WWE के अंदर आकर वैसे करते भी क्या, क्योंकि भाई वो एक हार्डकोर रेसलर हैं। जिस तरीके का उनका रेसलिंग स्टाइल है, जिसके अंदर वो चेयर्स, बार्ड वायर, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब साल 2005 के टाइम की बात है, उस टाइम पर WWE धीरे धीरे वॉयलेंस है ना अपने मैचेस में से कम करने लग गई थी। ज्यादा तो नहीं करी थी, पर हल्की हल्की कम करने लग गई थी। और साबू को अगर तुम भाई साबू की तरह इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। और वो आखिर करेंगे क्या WWE के अंदर। और फिर उसी टाइम पर साल 2006 के अंदर WWE ने ECW को रिलॉन्च करा था एज अ थर्ड ब्रांड, क्योंकि ECW वन नाइट स्टैंड वाला जो पेपर व्यू था उसकी बहुत ज्यादा सक्सेस रही थी। इसी के कारण इसे लॉन्च करा जाता है, जहां पर WWE को कई सारे ECW के ओरिजिनल स्टार्स की जरूरत थी, जिसमें से एक साबू भी थे। अब उनके लिए भाई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो WWE के अंदर वर्क कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम यार ये थी कि ECW वो ECW नहीं थी जो कि 90s के टाइम पर होया करती थी। वो एक तरीके से जो आज के टाइम पर हम NXT देखते हैं ना, वही काम करती थी। और साबू जैसे बंदे को भाई नॉर्मल मैचेस के अंदर बुक करा जा रहा था। इसके बाद फिर साल 2007 के अंदर वो WWE को छोड़ देते हैं और फिर TNA को वो ज्वाइन कर लेते हैं। और इसी के साथ नंबर 5 पर एक और ECW और फॉर्मर WCW स्टार आते हैं। अब देखो यार, इस लिस्ट के अंदर ना वैसे कई सारे ECW और WCW स्टार ही आएंगे। तो नंबर 5 पर है द मैन ऑफ 1000 हॉल, डीन मालेनको। डीन मालेनको का भाई WCW के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल रन रहा था। साथ ही साथ ECW के अंदर उन्होंने बहुत ही कमाल के मैचेस डिलीवर करे थे। अब WWE के अंदर उन्होंने डेब्यू करा था एज अ पार्ट ऑफ रेडिकल्स फैक्शन, जिसमें उस टाइम पर रेसलिंग वर्ल्ड के 3 ग्रेटेस्ट रेसलर्स थे, जो कि थे क्रिस बेनवा, एडी गुरेरो और डीन मालेनको। अब बात यह है कि क्रिस बेनवा और एडी गुरेरो को भाई WWE ने बहुत ही तगड़ा पुश दिया था, यहाँ तक कि वो WWE के अंदर वर्ल्ड चैंपियंस भी बनते हैं। पर मालेनको को भाई यही सेम सक्सेस नहीं मिलती है। अब देखो भाई, ये उनके साइज के बारे में बात नहीं है, क्योंकि एडी गुरेरो और क्रिस बेनवा भाई ये दोनों ही ऐसे बड़े साइज के रेसलर नहीं थे। ये दोनों के दोनों ही बहुत स्मॉल रेसलर थे। अब इसके पीछे का जो भाई रीजन है ना, वो ढंग से समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में कारण क्या था। क्योंकि डीन मालेनको बहुत ही कमाल के टेक्निकल रेसलर थे। हाँ, उनके पास भाई कैरिज्मा नहीं था, पर इस चीज की सबसे बढ़िया डेफिनेशन कि आखिर वो WWE के अंदर क्यों नहीं चल पाए, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि उस टाइम पर WWE का रोस्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। क्योंकि WWE का रोस्टर तो था ही, साथ साथ WCW को भी खरीद लिया था और ECW का भी रोस्टर WWE के अंदर था। और एक और रीजन जो कि मेरे को लगता है जिसके कारण वो WWE के अंदर नहीं चल पाए, जो कि है उनका कैरेक्टर, कि उनके पास भाई कोई कैरेक्टर ही नहीं था। पर भाई कुछ भी कहो, वो इन रिंग वाइज बहुत ही कमाल के थे। अगर वो आज भी अपनी प्राइम के अंदर होते ना, तो आज के जो करंट रोस्टर है ना, उसके साथ बहुत ही कमाल के मैचेस डिलीवर कर सकते थे। और इसी के साथ नंबर 4 पर आते हैं लैंस आर्चर। ये है भाई करंट AEW स्टार और इनको भाई बहुत ही अच्छा पुश दिया जाता है AEW के अंदर। साथ ही साथ NJPW के अंदर भी इनका सक्सेसफुल रन रहा है। अब किसी को भाई ना पता हो तो इससे पहले ये WWE का पार्ट भी रहे हैं, और ये बात है साल 2010 के टाइम की। और इस टाइम पर इनका नाम लैंस आर्चर नहीं था, ये वेंस आर्चर के नाम से जाने जाते थे। और शायद से भाई आप लोग भी इनके बारे में बिल्कुल भूल ही गए हो कि ये WWE के अंदर भी कभी वर्क करा करते थे। अब अगर रेसलिंग वाइज इनकी फिजिक वगैरह के बारे में बात करें तो इनकी फिजिक भी भाई बहुत ही बड़ी है और WWE के अंदर ही आसानी से एक बड़े स्टार बन सकते थे, एक ह्यूज स्टार बन सकते थे। अब भाई बात यह है कि इन रिंग वाइज भी वो बहुत ही अच्छे थे WWE के अंदर, पर बहुत ही ज्यादा कमाल के नहीं थे, एक टेक्निकल स्टार नहीं थे। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि भाई उस टाइम पर WWE का जो क्रिएटिव सीन था वो बहुत ही ज्यादा खराब था। I mean, जितने भी क्रिएटिव डिसीजन थे सभी के सभी बहुत ही बेकार थे। प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उस टाइम पर। और उस टाइम पर वेंस आर्चर को, यानी कि लैंस आर्चर को WWE की ECW ब्रांड के अंदर ही यूज करा जाता था, नहीं तो टैग टीम रेसलिंग के अंदर ही उन्हें यूज करा जाता था। उसके बाद फिर उन्हें WWE
WWE से रिलीज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने जापान के अंदर वर्क करा था, जहां पर उन्होंने ही अपना नाम बनाया था। और फिर उसके बाद साल 2020 के अंदर उन्होंने AEW को ज्वाइन कर लिया था। और इसी के साथ नंबर 3 पर आते हैं दी टोटल पैकेज लेक्स लूगर। अब ये बात है भाई 1993 की, जिस टाइम पर WWE को हल्क होगन ने छोड़ दिया था और वो एक्टिंग करियर की तरफ चले गए थे। अब इस टाइम पर WWE को एक नेक्स्ट हल्क होगन की जरूरत थी और उन्होंने यही सेम चीज ट्राई करी लेक्स लूगर के ऊपर, और वो उन्हें एक नेक्स्ट हल्क होगन की तरह देखते थे। एक तो भाई उनकी फिजिक भी इतनी तगड़ी थी, और फिर इसके बाद WWE ने उन्हें एक ऑल अमेरिकन हीरो वाला कैरेक्टर दे दिया था। फिर इसके बाद वो अपनी लेक्स एक्सप्रेस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के कई सारे पार्ट के अंदर ट्रेवल भी करते थे, और साथ ही साथ WWE ने उन्हें एक योकोजुना के साथ भी एक फ्यूड दी थी। और WWE का तो भाई प्लान भी ये था उस टाइम पर कि वो WWE चैंपियनशिप को भी जीतेंगे। पर प्रॉब्लम यार यहाँ पर ये हो जाती है कि लेक्स लूगर कभी भी फैंस के साथ नहीं कनेक्ट हो पाए, और फैंस ने यार उस टाइम पर ये चीज ठान ली थी कि ब्रेट हार्ट ही वो नेक्स्ट सुपरस्टार बनेंगे जो कि WWE चैंपियनशिप को कैरी करेंगे। और फैंस भाई ब्रेट हार्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, और उस टाइम पर पहली बार विंस ने अपनी आंखों को खोल कर देखा था कि एक्चुअली में क्या चीज ज्यादा सही है। फिर इसी के कारण ब्रेट हार्ट ने ही WWE चैंपियनशिप को रेसलमेनिया के अंदर जीता था, और लेक्स लूगर को फिर WWE मिड कार्ड फ्यूड्स के अंदर यूज करती थी, जिसके बाद उन्होंने फिर WWE को छोड़ के WCW को ज्वाइन कर लिया था। और एक बात तो यार मैं बतानी भूल गया कि WWE को ज्वाइन करने से पहले भी वो WCW के अंदर थे, जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस मिली थी, और WCW को उन्होंने बाद में भी ज्वाइन कर लिया था, जहां पर वो कई बार WCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बनते हैं। और करंटली भाई वो WWE में बिहाइंड द सीन्स वर्क करते हैं उनकी वेलनेस प्रोग्राम पॉलिसी के अंदर, और इस साल 2025 के अंदर उन्हें हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करा जाएगा। और इसी के साथ नंबर 2 पर आते हैं दी मास्टर ऑफ डायमंड कटर डायमंड डैलस पेज। अब दी ग्रेट वन द रॉक से पहले जो पीपल्स चैंपियन थे ना वो DDP ही थे, और डायमंड डैलस पेज ने भाई WCW के अंदर बहुत ही कमाल की फ्यूड्स दी थी, जो की थी रैंडी सेवेज, गोल्डबर्ग और NWO के साथ। और साथ ही साथ WCW के अंदर उन्होंने कई सारी चैंपियनशिप्स भी जीती थी, और यहाँ तक कि वो 3 बार WCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बनते हैं। पर भाई बात यह है कि यही सेम चीज WWE के अंदर उनके लिए वर्क नहीं कर पाई। अब WWE की जो इन्वेजन स्टोरी लाइन वाला जो टाइम था, उस टाइम पर उनको एक स्टॉकर वाला कैरेक्टर दिया गया था, जो कि अंडरटेकर की वाइफ थी उस टाइम पर सैरा, उनको स्टॉक करा करते थे। और यहां तक कि तो भाई WWE ने इतनी हद मचा दी थी ना, मतलब इतना घटिया काम करा कि WCW के इतने मेगा स्टार रहे हैं डायमंड डैलस पेज, और उनका मैच करवाते अंडरटेकर की वाइफ सैरा के साथ, और सैरा भाई डायमंड डैलस पेज को सिर्फ 6 सेकंड के अंदर हरा देती है। इतने बड़े स्टार के साथ जो कि WCW के अंदर उस टाइम पर उनकी इतनी पॉपुलैरिटी थी, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बेकार काम WWE ने उस टाइम पर करा था। और प्रॉब्लम यार यहाँ पर सबसे बड़ी यही थी कि वो WCW के बंदे थे, WWE ने इसीलिए उन्हें ऐसे बरी करा था। और एक और रीजन भी था कि कुछ रेसलर्स भाई उन्हें इतना पसंद नहीं करते थे। और फिर साल 2002 के अंदर WWE के अंदर उन्हें एक इंजरी हो जाती है, जिसके लिए वो 1 साल के लिए रिटायर हो जाते हैं, और फिर WWE को वो छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो मोस्टली इंडीज और TNA के अंदर ही वर्क करा करते थे। और उनका लास्ट मैच साल 2020 के अंदर AEW के अंदर होता है। और करंटली डायमंड डैलस पेज अपनी DDP योगा वाले प्रोग्राम के अंदर वर्क करते हैं, जहां पर उन्होंने कई सारे रेसलर्स और कई सारे लोगों की मदद करी है। और इसी के साथ नंबर 1 पर आते हैं WCW के सबसे बड़े स्टार दी आइकॉन स्टिंग। अब WCW के बंद होने के बाद WWE को काफी लंबे टाइम तक स्टिंग ने ज्वाइन नहीं करा था। इसके पीछे भाई सबसे बड़ा रीजन ये था कि जिस तरीके से WWE ने गोल्डबर्ग और डायमंड डैलस पेज को ट्रीट करा था ना, वो ये नहीं चाहते थे कि वो WWE को ज्वाइन कर ले और उनके कैरेक्टर के साथ भी यही सेम चीज WWE करे, जिसके कारण फिर वो TNA को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां पर उनका मोस्टली जो रेसलिंग करियर था ना वो वहीं पर ही बीतता है। यहां तक कि वो TNA के अंदर 6 बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बनते हैं। और फिर साल 2014 के टाइम की बात है, जहां पर वो फाइनली फिर WWE को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जैसा भाई एक्सपेक्ट करा गया था ना, वैसा तो उनका ये रन रहा नहीं था, क्योंकि भाई WCW, NWA, TNA के अंदर वो इतने बड़े स्टार रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको WWE ने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करा। अब भाई इनका डेब्यू तो बहुत ही कमाल का था, और उस टाइम पर रेसलमेनिया के लिए सभी यही देखना चाहते थे कि स्टिंग और अंडरटेकर के बीच में मैच हो, पर WWE ने भाई उन्हें अथॉरिटी के साथ एक स्टोरी लाइन में डाल दिया, जहां पर उनका ट्रिपल एच के साथ रेसलमेनिया मैच होता है। और यहां तक कि तो भाई WWE ने इतनी हद मचा दी कि स्टिंग उस मैच को हार भी जाते हैं। और ये चीज तो यार मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई कि WWE या विंस क्या सोच रहे थे, और आखिर क्यों उन्होंने ऐसा करा, उनको इतने बेकार तरीके से बुक करा गया। I mean, अगर आप लोग उस टाइम पर देखोगे ना, तो आपको यही लगेगा कि बस विंस मैकमैन ये दिखाना चाह रहे हैं कि
किस तरीके से उन्होंने आखिरकार WCW को क्रश कर दिया और उनका WWE करियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इंजरी के कारण वो रिटायर भी हो जाते हैं। पर फिर साल 2020 के अंदर वो रेसलिंग के अंदर वापस आ जाते हैं और वो AEW को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें AEW के अंदर बहुत ही अच्छा पुश दिया गया था और अब की बार वो अपनी टर्म्स पे रिटायर भी हो जाते हैं। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो चलेगा तो लाइक भी जरूर करना। और अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।